हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 वैकेंसी की, जिसके अंदर मैं आपको बायोलॉजी के टॉप 20 PYQ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इसके अगर आप जवाब दे देते हो तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये प्रश्न जो होंगे हाई लेवल के, मॉडरेट टू हाई तक होंगे। ठीक है, आसान तो होंगे नहीं। ठीक है, तो आप इन 20 प्रश्नों को देखना, इनसे आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये मिक्स प्रश्न होंगे हर चैप्टर के बायोलॉजी में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। और इन 20 प्रश्नों की PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विक्रम पाठशाला पर मिल जाएगी। उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और ये 20 प्रश्न देख लेना। बहुत बहुत चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, यकृत में, लीवर में कौन सा पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यानी जब हम भोजन लेते हैं, पाचन तंत्र में अवशोषण के बाद यकृत के अंदर कौन सा पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन का उपयोग हमारी बॉडी करती है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है हमारे, पित्तरस, बाइल जूस जो है उसका निर्माण किस अंग के अंदर होता है। बाइल जूस से दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, और दूसरा है इसका संग्रहण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो पित्तरस का जो निर्माण है वो पित्ताशय के अंदर होता है। ठीक है, पित्ताशय के अंदर तो इसका निर्माण होता है, और यकृत के अंदर जो है इसका संग्रहण होता है। किसका? बाइल जूस का। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आप बाइल जूस के बारे में याद रखना। तीसरा प्रश्न हमारा है, पित्तरस का तीसरा प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है, क्या स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये एंजाइम आपको याद कर लेने हैं। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, फिर आपको जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन सा बदलता है, रेनिन को कौन बदलता है, उसका पाचन कौन करता है। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। रेनिन दूध में पाचन के काम आता है। ठीक है, तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला आपके जो एंजाइम है वो है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है, क्योंकि जो एमाइलेज एंजाइम है वो आपके स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला आपके एमाइलेज एंजाइम है, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो आपके नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हम मुंह से जैसे निवाले को लेते हैं, उसको चबाते हैं, तभी से हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो अलग प्रोसेस है कि मुंह के अंदर किसका पाचन होता है, अमाशय में किसका पाचन होता है। तो मुंह के अंदर किसका पाचन शुरू होता है ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, पहली बार प्रोटीन का प्रारंभ कहाँ से, पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो इसका आंसर होगा आपके आमाशय। ठीक है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का जो पाचन है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ आपके, पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी आंत कौन सी है। ठीक है, दो आंतें होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत। सबसे लंबी आंत कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हमारे छोटी आंत। छोटी आंत की जो लगभग हमारे लंबाई है बॉडी के अंदर वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है, ये ऐसी संरचना होती है। ठीक है, इसके जो 4-5 पार्ट्स भी होते हैं वो आपको याद रख लेने। सबसे लंबी जो आंत है वो आपकी छोटी आंत होगी। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आपके विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग है वो रिकेटस है। ठीक है, रिकेटस क्यों है, तो विटामिन डी जो है लोग कहते हैं सूर्य से मिलता है, पर बायोलॉजी कहती है सूर्य से नहीं मिलता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारी जब बॉडी पर पड़ती हैं तो हमारी हड्डियों के अंदर जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, तो सूर्य की किरण जो है, प्रकाश है, वो माध्यम हो गया है। ठीक है, उस माध्यम में ही आपके विटामिन डी जो है वो हड्डियों में बनेगा। अगर आप सूर्य की रोशनी जो सुबह नहीं लेते हो तो विटामिन डी की कमी होगी, और उससे आपकी हड्डियों में रिकेटस नाम का जो रोग है वो रोग हो जाएगा। तो ये मानव रोग है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने, इनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, फिर सातवां प्रश्न है, हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं। कक्ष यानी चैम्बर्स। तो हृदय की मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो नॉर्मल जो ये डायग्राम होगा आपका। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हो आप कितने जो कक्ष है हृदय के अंदर होंगे, आलिंद निलय। ठीक है, दाया बाया आलिंद, दाया बाया निलय। ठीक है, तो 4 कक्ष होंगे टोटल। तो आंसर सी होगा हमारा, 4 कक्ष होंगे, 2 आलिंद और 2 निलय होंगे। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न की बात करूं तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन बाइंड होती है और ऊतकों तक जाती है। ठीक है, फेफड़ों से ऊतकों तक जाती है, और जो ऊतकों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से ऊपर शरीर से बाहर जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। ठीक है, मतलब बॉडी से बाहर जाने के लिए ऊतकों से जो है टिश्यू से फेफड़ों तक आती है, और फेफड़ों से टिश्यू तक जाने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर जाती है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ, 9वां प्रश्न है, इसके अंदर हमारा आंसर है, प्रश्न है, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। वसा जिससे फैट कहते हो आप,
फैट का जो पाचन है मुख्यतः कहाँ होता है? जैसे हमने प्रोटीन का देखा तो आमाशय में शुरू होता है प्रारंभ, और वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे छोटी आंत। और छोटी आंत के बारे में एक और फैक्ट बताया था, सबसे लंबी आंत है हमारे शरीर के अंदर, 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूँ मानव शरीर में रक्त का पीएच, तो मानव शरीर के पीएच के बारे में बताऊँ तो रक्त का पीएच आपको पढ़ना है, मूत्र का पीएच आपको पढ़ लेना है, लार का पीएच आपको पढ़ लेना है, ठीक है, आमाशय का पीएच आपको पढ़ लेना है, रक्त का पीएच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रक्त के पीएच की बात करूँ तो मानव रक्त का सामान्य पीएच जो है लगभग 7.4 और 7.5 के समथिंग माना गया है, 7.4 से 7.5 तक इसका पीएच होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ 11वें प्रश्न की, तो इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज़ में होता है, ठीक है, इसकी कमी से डायबिटीज़ होता है, मेलाइटिस, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हमारे हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर जो लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ से जो है अग्नाशय की इन कोशिकाओं से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, रक्त के अंदर जो शुगर होती है शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर 12 प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थिमज्जा, बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर ही आपके जो रक्त की कणिकाएं हैं, जो सेल्स है आरबीसी, उनका निर्माण होता है, ठीक है। और इनका कब्रिस्तान किससे कहते हैं? कहाँ पर ये मतलब अवघटित कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर होगा हमारे पलिया। पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। 13वां प्रश्न है हमारे, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद क्या होगा? जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा तो पाचन से कौन सा उत्पाद प्रोडक्ट बनेगा जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ग्लूकोज। ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से पाचन उत्पाद ग्लूकोज ही होगा, ठीक है। फिर 14वां प्रश्न हमारे हो जाएगा, छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाई जाने वाली अंगुली नुमा उभार क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विलाई, ठीक है। जो विली होती है ये अंगुली नुमा संरचना होती है, ऐसी अंगुली नुमा संरचना होती है, और ये जो सतह होती है छोटी आंत की उस सतह पर ऐसे लगी होती है, ठीक है। फिर रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त एक तरल रूप में होता है, तरल संयोजी उत्तक, ये सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। कैसा? तरल संयोजी, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक रक्त है, ठीक है। अब इसका तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। लगभग 55% जो है यही प्लाज्मा होता है तरल पदार्थ के रूप में, ठीक है। और फिर मैं आगे बात करूँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना आदि लक्षण होते हैं, जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी आपको जो है खट्टे जो पदार्थ, खट्टे फल है, नारंगी, नींबू, इनसे विटामिन सी मिल जाता है आपको। फिर 17वां प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक, तो एल्वियोलाई अभी बताया मैंने आपको, फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन ऊतकों में जाती है, किसके माध्यम से? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। और ऊतकों से जो है CO2 जो है वो फेफड़ों में आती है, किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट के रूप में आती है और अलग अलग रूप में आती है, ठीक है। अब ये कहाँ पर होता है? तो गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई के अंदर होता है, ठीक है। एल्वियोलाई एक संरचना होती है, कैसी? कुपिकाएं, ये संरचना होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी ऐसी संरचना होती है कुपिकाएं, यहाँ पर आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। 18वां प्रश्न है हमारे, प्रोटीन के पाचन में सहायक अग्नाशयी एंजाइम कौन सा है? अब प्रोटीन का जो पाचन होता है उस पाचन में एंजाइम कौन सा है सहायक, जो अग्नाशय का होता है, अग्नाशय में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे क्या? ट्रिप्सिन, जो एक अग्नाशयी एंजाइम है और प्रोटीन का पाचन करवाता है। रक्त का थक्का बनाने में किसका मुख्य योगदान है? अब रक्त का थक्का बनने में एक विटामिन भी काम आता है, ठीक है, वो कौन सा है? के, विटामिन के, ठीक है, किसमें? रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। और फाइब्रिनोजन वगैरह जो भी है वो भी आपको याद करना है। रक्त का थक्का बनाने में जो है प्लेटलेट काम आती है, प्लेटलेट के द्वारा ही आपके रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, लास्ट प्रश्न आज का हमारा, ठीक है, 20 प्रश्न देख रहे हैं हम, ये लास्ट प्रश्न है। पाचन की प्रक्रिया का अंतिम भाग किस अंग में पूरा होता है? ठीक है, तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे कहाँ पर जाकर एंड होती है, कहाँ पर पूरी होती है, ठीक है, किस अंग के अंदर पूरी होती है? तो वो अंग है हमारा छोटी आंत। छोटे आंत के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट पाचन होता है। यहाँ पर सारे जो अवशोषण होते हैं मुख्य खनिज पदार्थों के, जो हमारी बॉडी को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनका जो पाचन है वो छोटी आंत के अंदर हो जाता है। तो मुख्य पाचन छोटी आंत के अंदर हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत के अंदर तो नॉर्मल जो भी बाई प्रोडक्ट बनता है वो बड़ी आंत के अंदर बनता है, और छोटी आंत के अंदर आपका जो पाचन की प्रक्रिया है वो अंतिम भाग यहाँ पर कंप्लीट होती है, पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत के अंदर, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न थे। आपको अगर ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कमेंट कर देना अगर आपको किस टॉपिक के ऊपर ऐसे PYQ चाहिए, ठीक है। मेरे पास PYQ की लिस्ट है, मैं आपको धीरे धीरे MCQ के रूप में बताता रहूँगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।